जिंदगी का असली इम्तिहान वो नहीं जो आप एक कमरे में बैठकर पेपर पेन पे दें। जिंदगी का असली इम्तिहान वो है जब दुनिया आप पे बहुत सारे नाकामी भी के टैग लगाती हैं। आप उन टैग को कितना गलत साबित करते हैं, उसको गलत साबित करने में कितना समय लेते हैं, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही जोश और जज्बे के साथ आज हमारे साथ एक टीचर जुड़े हैं। ये टीचर तो हैं मेरे बचपन के साथी हैं, मेरे बैचमेट हैं। बैचमेट के साथ साथ इन्होंने वो बैच पूरा नहीं करा था। 2014 में जब एडमिशन हुआ था, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, पढ़ाई अच्छी हुई थी, स्टार्टिंग अच्छी थी, लेवल अच्छा निकल रहा था सबका। फर्स्ट सेमेस्टर अच्छा हुआ था, सेकंड सेमेस्टर अच्छा था। थर्ड सेमेस्टर आते आते मानसिक परिवर्तन, दुनिया का दबाव या ऐसी क्या चीज थी जो इनको दबा गई, खा गई, जिससे इन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ी। पढ़ाई छोड़ी, कॉलेज छोड़ा, ट्वेल्थ फेलियर ये रह चुके हैं एक बार अपने जीवन में। ट्वेल्थ भी इन्होंने अभी तक पास नहीं की है। फिर भी काफ़ी बच्चों को ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराकर गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट करवा चुके हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं रवि सर। सर कहना थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट है क्योंकि एक बैच से अपन निकले हैं। तो रवि भैया, कैसे हैं? क्या माइंडसेट था आपका कि वहां पे आपने वो सारी चीजें छोड़ी, फिर आप एक सफलता तक आप पहुंचे और सफलता को आपने स्टार्ट करा? पहले तो मैं निखिल भाई का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने समझा कि सर से बात करनी चाहिए। सर से क्या, दोस्त से बात करनी चाहिए। हम लोगों को मिले हुए काफ़ी समय हो गया है, लगभग 12 से 13 साल बाद हम लोग आज मिल रहे हैं। और 2-3 दिन पहले ऐसे बात हुई कि यार ऐसी कोई चीज़ है, मुझे तो पता ही नहीं चला कि आप पढ़ाते भी हो ऐसी कोई। मैंने कहा ये चीज़ करते हो मुझे 4-5 साल हो गई। फिर उन्होंने बताया कि यार मैं ऐसा कुछ करना चाह रहा हूँ, आपके मन में कोई विचार है तो बताओ। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि इन्होंने बताया अभी कि मैं खुद एक ट्वेल्थ फेलियर हूँ और मैंने जो आईटीआई हम लोगों ने साथ में करी थी वो बीच में ड्रॉप आउट कर दी। कई सारी मानसिक परिस्थितियां ऐसी थी उस समय कि जो मैं उन्हें प्रिपेयर नहीं कर पाया और मुझे बीच में ही ड्रॉप आउट करना पड़ा। एक इंटरेस्ट वाली चीज थी जो मुझे नहीं लगी उसके अंदर कि यार मुझे इस फील्ड में आगे जाना चाहिए, तो मैंने उसे मिड में ही ड्रॉप आउट कर दिया। उसके बाद में मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, कॉलेज भी मैंने एक बार करके ड्रॉप आउट कर दिया। उसके बाद में 15 वाले बैच में जो था मेरा 2015 का जो बैच था, उसमें 15 से लेकर 18 तक मैंने जो है कॉलेज को कंटिन्यू किया। उसके बाद में ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि भविष्य में आगे क्या करेंगे, और पढ़ाने का तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हम लोग पढ़ा पाएंगे या पढ़ाएंगे भविष्य में कभी आकर। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि आज हम लोग पढ़ा रहे हैं, ये वाली चीज है। क्या परिस्थिति ऐसी बनी कि आपको पढ़ाना पड़ रहा है? ऐसी तो कोई परिस्थिति नहीं बनी होगी, कुछ तो माइंडसेट होगा। माइंडसेट ऐसा था। परिस्थिति कभी ऐसी नहीं बनती कि लोगों को पढ़ाए, नहीं, और वो पढ़ाता वो परिस्थिति पे आ है रहे हैं अभी जो वो। कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं हाँ, करता। मैंने 2015 से 18 में जीसीए से अपना जो है कॉलेज पूरा किया था। अच्छा हम्म। परसेंटेज नहीं था उसके अंदर भी, ऐसा कोई अच्छा परसेंटेज नहीं था। उसके बाद में 18 में मैंने जो पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करी, हम्म। तो उस समय अधिकतर जो बच्चे रहे उसके अंदर 18 के अंदर, तो उसमें जो बी पार्ट आया था उस समय का, जो कांस्टेबल का पेपर होता है बी पार्ट वाला, जिसमें साइंस वगैरह ज्यादा आती है, तो वो वाला मेरा 0.50 नंबर से रह गया था। और उस समय मैंने एक पीटीटी का एग्जाम दिया था। पीटीटी का जो एग्जाम होता है वो बीएड करने के लिए राजस्थान के अंदर एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो उसकी शुरू की 2 काउंसलिंग हो चुकी थी, मैंने दोनों काउंसलिंग के अंदर का फॉर्म फिल नहीं करा। और जो तीसरी काउंसलिंग हुई थी वो कोर्ट के आदेश से हुई थी कि जो बीएड में अब सीटें खाली रह गई हैं वो आपको क्या करनी है, वापस से फिल आउट करनी है। उस समय फिर मेरे को बताया कि यार आप अभी भी वापस से फॉर्म फिल कर सकते हो। और मेरे मन में एक डाउट था कि मेरा जो बी कॉलेज का जो परसेंटेज है वो फिलअप कर पा रहा नहीं कर पा रहा उसको, तो दोस्तों वगैरह से मिलकर उसको डाउट को दूर किया कि नहीं यार आप इस परसेंटेज पे भी उसका फॉर्म फिल कर सकते हो। तो मैंने जब वो पीटीटी का एग्जाम दिया, बीएड का एंट्रेंस दिया, तो मेरे को जयपुर के अंदर कॉलेज मिला। कॉलेज में जब गया 18 के अंदर, तो 18 से 20 का मेरा बीएड का सेशन था कॉलेज का। मैंने कॉलेज का नाम देखकर ही केवल कॉलेज फिल किया था कि यार अभी 10-12 कॉलेज तो बचे हैं जिसके अंदर अपने को एडमिशन मिलेगा। अब वो जो 10-12 कॉलेजेस थे उसके अंदर मेरी किस्मत अच्छी थी, मैंने नहीं सोचा था कि मुझे वो इतना अच्छा कॉलेज मिल जाएगा उस समय। मैंने जिस कॉलेज से बीएड किया वो उस कॉलेज का नाम है श्री अग्रसेन स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, जामडौली, जयपुर के अंदर। और कॉलेज जो मेरे को मिला उस समय,
शुरू शुरू में वहां मैं गया था, मुझे ऐसा कोई माहौल मिला ही नहीं कि यार मेरे तो कोई दोस्त वगैरह भी बनेंगे, क्योंकि वो जो जयपुर वाला कॉलेज था जामडोली वाला, उसमें मैंने 1-2 महीने के अंदर ये चीज चेक करी कि यार वहां पे जो राजस्थान के 33 जिले थे उस समय, 33 के 33 जिले के लोग वहां पर आकर कॉलेज कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं अपनी, और आसपास में पूरा माहौल पढ़ाई वाला ही था। जब मैं वहां कॉलेज में गया तो सबसे पहले मुझे वहां पर जो चीज मिली वो थी टाइम की पंक्चुअलिटी, क्योंकि मैंने उससे पहले जो एजुकेशन ली चाहे कैसी भी रही हो मेरी, लेकिन मैं वहां पे इतना अच्छा नहीं कर पाया। स्कूल टाइमिंग अच्छा था, मेरा एजुकेशन का टाइम बहुत बढ़िया रहा स्कूल का। जब मैं उस बीएड कॉलेज में मैंने मेरा अपना एडमिशन लिया, उसके बाद में उस कॉलेज में गया तो मैंने वहां देखा कि वहां की जो टाइम की पंक्चुअलिटी है, मतलब वो जयपुर से इतना दूर कॉलेज है, बिल्कुल काफी डिस्टेंस में था, मतलब जाने में मेरे को 1 घंटा लग जाता था। अगर मैं अजमेर से जयपुर जा रहा हूं तो मेरे को रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद में 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता था जाने जाने में। लेकिन कॉलेज के अंदर मेरे को कुछ चीजें सीखने को मिली उस समय। एक चीज तो ये सीखने को मिली मेरे को कि भविष्य में कोई भी काम करना, अब या तो रोक के करना है या हंस के करना है। तो मैं शुरू के 1-2 महीने कॉलेज के अंदर डिप्रेशन के अंदर ही था, मैंने कहा मैं कहां पर आ गया हूं, मेरे को यहाँ कोई जानता ही नहीं है। लेकिन मुझे उस समय एक चीज पता थी मेरी कि यार मैं कहीं पर भी जाऊंगा तो अपनी पहचान जरूर बना लूंगा। और मैंने कुछ ही दिनों के अंदर ही कॉलेज के अंदर काफी अच्छी पहचान बना ली, टीचर्स से भी अच्छी पहचान हो गई मेरी, और वहां के जो स्टूडेंट्स थे, मेरे बैचमेट थे, क्लासमेट थे, जो हमारे सेशन वाले थे, उनसे भी हमने क्या कर ली, बहुत अच्छी पहचान बना ली। मतलब आज भी वो लोग मेरे टच में रहते हैं। कॉलेज से जो टाइम पंक्चुअलिटी मिली मेरे को, उससे पहले मैंने टाइम को कभी महत्व नहीं दिया। वो जो टाइम का महत्व मेरे को मिला कि यार 1 सेकंड जीवन के अंदर क्या मायने रखता है, उस कॉलेज के अंदर जाकर मुझे पता चला कि भाई 10 बजे का अगर कॉलेज का टाइम है तो आपको 10 बजे ही जाना है। 10 बजे के बाद में आपके वहां प्रेयर होगी सभा कक्ष के अंदर, तो वहां प्रेयर होगी ही तो होगी। अजमेर के रवि जी जयपुर जाके बदल गए थे। हाँ, मैं यहाँ जब तक था ना तब मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा कि मैं ऐसा कुछ कभी करूंगा। कॉलेज में टाइम पे तो देखे नहीं थे मैंने भी। हाँ, मैं कॉलेज में उस समय नहीं जाया करता था, और मैं उस समय क्लासे भी नहीं लिया करता था। बस ये था कि हाँ जो भी करना हो जाएगा, होना होगा। तो मेरे को एक किस्सा याद है कि अगर कोई कॉपी फाइल जमा हो तो बुलाने आ जाना, पानी भरने के बहाने से, फिर दूसरे सेक्शन में घूमने जाना। दूसरे सेक्शन में घूमने चल जाता था मैं, जब भी टाइम मिलता था बाहर निकलने का। तो शरारती बैच 2014-16 का उस कॉलेज का ही रहा है। हाँ, इन सारी चीजों से अपन बाहर निकलते हैं। ये तो हो गई आपकी स्टार्टिंग, पर गवर्नमेंट जॉब की स्टडी कराना, बीएड आपने करी, काफी कंपटीशन आपने फाइट करे, फिर ऐसा क्या माइंडसेट बना आपका कि अब आप बच्चे पढ़ाओगे? जब मैं बीएड करके वापस आ गया तो, हालांकि मैंने जब बीएड नहीं करा था उससे पहले भी 18 के अंदर मैंने, मेरे घर के पास में ही 2 मेरी सिस्टर्स रहती हैं, उन्होंने रीट का एग्जाम देना था, तो मैंने उनको उस समय राजस्थान की जीके पढ़ाई थी। मेरी क्या जीके थोड़ी बहुत शुरू से ठीक ठाक थी, तो मैंने एक प्रयास करने की कोशिश करी कि यार क्यों ना मैं इनको ही पढ़ा लूं, ये मेरे घर के पास में, इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे मेरा जो एक्सपेरिमेंट करना था, अच्छा उनको तो पढ़ाई मिल जाती और मेरा एक्सपेरिमेंट हो जाता, मेरा एक जो डर खोलना था मुझे, मैंने उन 2 बच्चों पे ही खोल लिया, और मैं उस समय उनको राजस्थान पढ़ाना शुरू कर देता हूँ 18 के अंदर ही। बीएड तो मैंने बाद में किया, हल्का थोड़ा बहुत मेरा पहले से अच्छा था राजस्थान का, तो उस समय फिर मैंने, मेरी जो पढ़ाने की प्रवृत्ति वो थी उस समय से डेवलप हो चुकी थी। लेकिन कॉलेज में जाने के बाद में उसको मैंने और इम्प्रूवमेंट किया, क्योंकि जब कॉलेज में जाते हैं, बीएड करते हैं, अगर जब अपन रेगुलर बीएड करते हैं तो वहाँ पे लेसन्स प्लान वगैरह होते हैं, और उसके अंदर सारी स्ट्रेटेजी बनाने को सीखने में आ जाती है कि अब क्या काम कैसे करना है अपने को। तो मैंने मेरा डर 18 में खोल लिया था, मैंने उसको अप्लाई 21 के अंदर करा कि अब अपन इस फील्ड के अंदर आ सकते हैं क्या। और जो कोचिंग सेंटर खोला मैंने, वो बड़े इत्तेफाक से खोला है कोचिंग सेंटर। 21 के अंदर सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी, तो मैं और मेरा दोस्त डेली सुबह जॉगिंग करने जाते थे, घूमने करने जाते थे। उसके बाद हम लोग दोनों आपस में उनके घर पे पढ़ा करते थे। तो एक दिन बैठे बैठे ऐसे ही शरारत कर रहे थे कि यार क्या करना चाहिए, अब क्या करें क्या नहीं करें। तो मेरे दोस्त ने बोला तेरे को पढ़ाना आता तो कोचिंग सेंटर खोल ले। तो हमने कोई विचार भी नहीं करा कि कोचिंग सेंटर खोलना है, और मेरे साथ जसवीर सर हैं। जसवीर सर को मैंने कॉल किया, क्योंकि वो मेरे, जब उनकी अजमेर में पोस्टिंग हुई थी तो वो मेरे घर पे आए थे सबसे पहले। तो मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा भैया बीएड तो कर लिया मैंने, नौकरी जब लगेगी जब लगती रहेगी, अपने को कोचिंग सेंटर खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, मेरे को ये बोला कि भैया आप तो करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके साथ में हूँ। और उसी दिन हमने डिसाइड कर लिया कि अगला जो संडे आ रहा है उस दिन हम लोग सफलता क्लासेस के नाम से कोचिंग सेंटर खोलेंगे, जिसका हमने वाक्य बना रखा है, शून्य से शिखर तक की यात्रा। अभी तक कितने बच्चों को आपने शून्य से शिखर तक पहुंचा दिया है? कुछ देखो, सक्सेस रेट? हाँ, जैसे 21 के अंदर हमने जब कोचिंग सेंटर खोला था तो लगभग 1 से 1.5 साल के लिए स्किप हो गया था कोचिंग सेंटर, क्योंकि 2 महीने बाद में ही कोरोना आ गया था अपने। तो 1 से 1.5 साल तक का जो टाइम पीरियड रहा वो थोड़ा सा कंजेस्टेड वाला रहा कि इस समय कोचिंग सेंटर को क्या करना। अच्छा, मैदान में उतरे ही थे और उससे पहले कोरोना ने मैदान से बाहर कर दिया था हमारे को कि तुम्हारी जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। लेकिन जब जैसे कोरोना हटा और थोड़ा बहुत वापस से लगा कि नहीं अपने को इस फील्ड में अब आगे काम करना ही है, तो फिर हम लोगों ने सोच लिया था कि अपने को इसी के अंदर आगे काम करना है।
और सिलेक्शन वाली बात है तो मेरे यहाँ से 2 रीट के अंदर सेलेक्ट हुए हैं, एक वनपाल में हुई है मैडम, और एक अपने जो अपने पटवारी भर्ती परीक्षा उसके अंदर अभी आज भी पटवारी की जो वैकेंसी होती है उसके अंदर आज भी वो जॉब कर रही है पटवारी के अंदर। हमारा जो उद्देश्य था कोचिंग सेंटर खोलने का, वो सबसे पहला उद्देश्य ये था कि हम लोग वो उन लोगों को एजुकेशन देना चाहते थे जो फाइनेंशियली तौर पर क्या है थोड़े कमजोर हैं, क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड रहा हुआ है वो भी थोड़ा स्ट्रगल वाला ही रहा था, इसलिए अभी मैंने बताया ना बीच में कॉलेज वगैरह ड्रॉप आउट करी तो कुछ फाइनेंशियली कंडीशंस ऐसे चलती रहती थी बीच बीच में जिनको लेकर माइंडसेट नहीं हो पाता था। तो मेरा जो कोचिंग खोलने का सबसे पहला उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि यार मैं जिस परिस्थितियों से निकला हूं क्या मैं वैसे लोगों को और पढ़ा सकता हूं क्या, और वैसे लोगों को और आगे निकाल सकता हूं क्या। कोचिंग की फीस में मिस्र मिनिमम ही रखी होगी आपने? कोचिंग की फीस बिल्कुल मिनिमम है। देखो हालांकि चार्ट में तो फीस कुछ और होती है, लेकिन हमें बाद में जब बच्चा कंडीशन बताता है अपनी कि हमारी कंडीशन कुछ इस प्रकार की है तो हम से जितना भी कम हो सकता है उतनी हम लोग फीस कम कर देते हैं। कुछ इंस्पिरेशन कि पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, किससे आप ज्यादा इंस्पायर होते हैं? कोई टीचर, कोई गुरु आपके कौन रहे हैं? मैं तो सही बताऊं इंस्पायर मेरी किताबों से ही हुआ। कौन सी किताब आपको ज्यादा मोटिवेट करती है अगर आप किताबों से? जब मैं इतिहास की किताबें पढ़ता हूँ, राजस्थान के इतिहास की किताबें पढ़ता हूँ तो मुझे उनको देखकर मोटिवेशन मिलता है कि जो अपने पुराने राजा महाराजा रहे हुए हैं और जिन्होंने संघर्ष करा, कई सारे रियासतों से संघर्ष किया, कई सारे दिल्ली सल्तनत वाले लोगों से संघर्ष करा, तो उस समय उनका मोटिवेशन सुनते हैं तो उनको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं यार इन्होंने जब अपने राज्य की प्राप्ति के लिए इतना सब कुछ खो दिया तो अपना तो एक जीवन पढ़ाई के पीछे ही तो है, अपन पढ़ाई के पीछे बहुत कुछ कर सकते हैं और कईयों को बहुत कुछ करवा सकते हैं। ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर राजस्थान में ट्यूशन्स का जो सेंटर है, कोचिंग सेंटर से उनका एक बिजनेस मॉडल बन के रह गया है। राजस्थान में पर ईयर 60,000 करोड़ का कोचिंग सेंटर से बिजनेस अर्न हो रहा है। देश के जीडीपी में 39% हिस्सा दे रहे हैं वो लोग, कोचिंग सेंटर्स दे रहे हैं। तो आपको कहाँ तक ये बात सही लगती है, इस पर आपके क्या विचार है? देखो वो वाली चीज है कि आज अपन अगर अपने को सारी सुविधाएं चाहिए तो आज के टाइम एक ट्रेंड बन गया है कोचिंग सेंटर। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसे एटमॉस्फेयर से कोई मतलब नहीं होता कि वो किस प्रकार के कोचिंग सेंटर पे पढ़े। अगर उसको माइंडसेट ऐसा है कि मुझे तो ये चीज करनी ही करनी है, अब चाहे वो किसी भी प्रकार का कोचिंग सेंटर हो। कोचिंग सेंटर तो आज चलने लगे हैं, आज के 15 साल पहले कोचिंग सेंटर्स थोड़ी थे। कोचिंग सेंटर्स नहीं थे उस समय व्यक्ति आईएएस बना करता था, उस समय व्यक्ति जो है डॉक्टर बना करता था। आज को स्पेशली थोड़ी ऐसी चीज आ गई है, बस उस चीज को बढ़ावा दे दिया गया और थोड़े कुछ इक्विपमेंट्स है जो उसके अंदर डेवलप कर दिए गए हैं जिससे बच्चों को समझने में और देखने में थोड़ी आसानी रहती है। इस वजह से थोड़ा ये व्यापार है या जो आप इसको कह रहे हो कि ये आगे बढ़ सकता है तो ठीक है, ये चीज कोई दिक्कत नहीं। ये व्यापार का एक बिजनेस मॉडल तो नहीं रह गया कहीं? या आने वाले टाइम में ये बिजनेस मॉडल तो नहीं बन जाएगा? देखो एक तरह से आप ये मान के चलो कि ये एक तरह का बिजनेस मॉडल बन चुका है अभी, क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो है जो एक स्टूडेंट है उसको ये समझता है कि हमारे लिए पैसे लेकर आया है। ठीक है, एक बार जब फीस जमा करवा देता था उसके बाद में कोई ध्यान नहीं देता है उसमें। जैसे आप कहीं कहीं बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट देखोगे तो वहां पर हजार बच्चों की क्वांटिटी में वो बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन वहां से ज्यादा सिलेक्शंस नहीं हो पाते हैं। वो उस एक बच्चे की फोटो के पीछे ही अपना पूरा कोचिंग सेंटर को रन कर लेते हैं कि हमारे कोचिंग सेंटर से ये बच्चा ये निकल कर आया है, लेकिन वो जो बाकी फेलियर्स रहते हैं उस 1,000 में से उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो डिमोटिवेट उस समय हो जाता है जब वो किसी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाता है। तो उसके पास उस समय कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता कि वो किससे बात करे, क्या करे, है ना। तो बिजनेस मॉडल तो बन रहा है, लेकिन इसे ज्यादा बिजनेस में ले जाना भी एक गलत चीज होगी, क्योंकि एक जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है, कुछ करना चाह रहा है, तो उसको साथ के साथ उस तरह का मोटिवेशन भी मिलते रहना चाहिए। अभी आपने फेलियर की बात करी, अगर कोई स्टूडेंट है वो ज़्यादा ही डिमोटिवेट हो गया फेल होने के बाद, पर वापस वो कंटिन्यू करना चाहता है गवर्नमेंट की स्टडीज़ में, तो वो क्या मोटिवेशनल टिप्स कुछ आप उसको बताना चाहते हैं? कैसे वो खुद को मोटिवेट रख सकता है एक स्टूडेंट? काफ़ी बार होता है लाइफ अप डाउन्स आते हैं, उसमें वो खुद को सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रखे? देखो वैसे तो मेरे जीवन के अंदर फेलियर वाली तो कोई बात रही नहीं अब, क्योंकि मैं अपने आप को फेलियर कभी समझता ही नहीं हूँ। अगर हम आज नहीं स्टूडेंट्स की, अगर स्टूडेंट्स पे आ रहा हूँ मैं, जैसे मैं अपनी ही बात करूं, जैसे कि मान लो मैं बताता हूँ कि मैं खुद एक 12th फेलियर हूं, तो जब मैं खुद एक फेलियर हूं, मैं भी उस समय कुछ ना कुछ हैरेस तो हुआ ही होऊंगा, लेकिन मैंने कुछ पॉजिटिव सोचा उस समय। अगर आप अपने भविष्य के अंदर किसी फील्ड के अंदर फेलियर हो रहे हो तो हो सकता है कि आपके लिए उससे अच्छी बेटर फील्ड रही होगी या होने वाली होगी, इस वजह से आप उस फील्ड में फेलियर हो रहे हो। क्योंकि कई बार बच्चे माइंडसेट नहीं कर पाते हैं, वो एक ही चीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो जब बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है तो उसे अपना सेकंड स्टेप भी एक बार पता होना चाहिए कि यार मैं जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं और उसको एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए करना है मेरे को,
उसके बाद मुझे क्या सेट करना है, उसको एक बार से अपना दूसरा जो स्टेप है वो साथ में लेकर चलना चाहिए। प्लान बी रखना चाहिए। बिल्कुल प्लान बी रखना जरूरी मेरे है। हिसाब से प्लान बी तो फेलियर्स लोगों का होता है। नहीं, प्लान बी फेलियर्स लोगों का नहीं होता। अगर फेलियर्स होते तो हम आपके सामने ही नहीं होते आज। नहीं, प्लान बी तो मतलब अगर आप प्लान ए पे प्लान ही बी फेलियर्स के लिए नहीं होता। अगर प्लान बी उन लोगों के लिए होता है जिसने स्ट्रेटेजी से काम किया है कि यार मैं आज 2 साल इस चीज को दे रहा हूं, अपना समय 2 साल इसके लिए दे रहा हूं, इस चीज को मैं 2 साल के लिए दे रहा हूं। जैसे आप ये मान के चलो, अगर प्लान बी फेलियर्स के लिए होता है तो गाड़ी के अंदर जो स्टेप नहीं होती वो भी फेलियर्स के लिए होती होगी। वो तो आपके पास एक जस्ट सिक्योरिटी के लिए है ना, नहीं, कहीं सिक्योरिटी के लिए अकेले नहीं। रास्ते पे जा रहे हो, तो सुनसान प्लान बी रास्ते भी में। सिक्योरिटी के लिए ही है अपने लिए, नहीं नहीं, वो कि तो अगर अपन इस फील्ड में अटक जाते हैं या कहीं रुक जाते हैं तो अपने पास तुरंत प्रभाव से दूसरा स्टेप है, उस समय दूसरी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा है प्लान बी तो फेलियर्स लोगों के लिए नहीं, ही वो होता है। बहुत बड़े बड़े लोग उस स्तर पे पहुंचने के बाद बोल रहे होंगे, लेकिन उनसे पूछना कि शुरू में सोचा था या नहीं सोचा था। आपके पास था स्टार्टिंग से प्लान बी? बिल्कुल था मेरे अभी पास। आपका प्लान बी क्या है? अभी मेरा प्लान भी यही है कि जब अब जो आने वाले समय में जो वैकेंसीज है, और ये तो प्लान ए की बात कर रहे हो आप। नहीं, प्लान ए की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लान बी की बात कर रहा हूँ मैं इस समय। प्लान ए तो मेरा था कि मैं भविष्य में क्या करूंगा, वो तो तो हो गया। तुरंत प्रभाव से हो गया। अब आपका प्लान अब बी प्लान ए जब सक्सेस हुआ तब मेरे में पढ़ाने की थोड़ी सी क्षमता थी। प्लान बी मेरा शुरू से यह है कि हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो विद्यार्थी ऐसा है जिसके पास फाइनेंशियली कंडीशंस कमजोर हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम से जितना कॉपरेट हो पाए। हमारा प्लान बी ये है कि हम उनको हमारा प्लान बी उनको दे रहे हैं कि आप तो मेहनत करो, हम हमारे साथ, हम आपके साथ में। वो हमारा प्लान बी है। मतलब हमने भविष्य के लिए, हमारे भविष्य के लिए कोई प्लान बी नहीं सोचा है, लेकिन हमारा प्लान बी क्या है मैं ये बताता हूं आपको, कि जो विद्यार्थी है जो बिल्कुल इस चीज से पैसों को लेकर दूर है, वो हमारे यहाँ पे आकर आराम से बहुत अच्छे से और सेटिस्फाइड होकर पढ़ सकता है। ये चीज है। क्या आपका प्लान बी बन चुका है? प्लान बी यही है कि जितने क्या हम देख सकते हैं रवि सर आगे जाके फील्ड चेंज करेंगे इस बार भी? कुछ देखो, समय बाद, 2 साल 3 साल फील्ड का ऐसी एक रहेगी संघर्ष अब के बाद। कि पढ़ाना तो मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे मैं घर से ही पढ़ाऊं चाहे मैं कोचिंग पे सेंटर पे पढ़ाऊं, लेकिन पढ़ाना नहीं छोड़ पाऊंगा मैं। क्योंकि उसका एक कारण है कि पढ़ाने से जो चीजें मेरे को मिली है, जब मैंने कोचिंग सेंटर शुरू किया था तो मैं जीरो पे था। एजुकेशन को मतलब मेरे जो नॉलेज को लेकर भी जीरो पे था मैं। जब मैंने कोचिंग सेंटर खोला तो मुझे नहीं पता थी कि एबीसीडी क्या होती है इसकी, लेकिन जब खोल लिया था तो धीरे धीरे सारी चीजें पता चल गई, और जितनी पढ़ाई करी हुई थी उस समय पता चल गया था कि ये अपने लिए कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा ना, मैंने किसी टीचर से नहीं पढ़ा है, मेरे जो सब्जेक्ट में पढ़ा था हूं, मेरी किताबों से प्रेम है मेरे को। मेरी वो किताबें मुझे बताती कि ये चीज आपको ऐसे करनी है, और उन किताबों से जब मैं सवाल पूछता हूं तो उन किताबों से मेरे को उनका जवाब मिल जाता है। तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती कि मैं किसी और से बात भी करूं उस चीज को लेकर। कोई ऐसा किस्सा जो आपको युद्ध के टाइम का या पुराने टाइम का जो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करता हो? कभी कभी आपको लगता हो कि ये ऐसे नहीं होता तो ऐसे होता, कुछ चेंजेस कर सकते हो आप उसमें, कुछ फेरबदल अपने इतिहास को लेकर होना चाहिए? देखो, पुराने इतिहास को लेकर अपन इस पे तो ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं क्योंकि कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट हो जाएगा ये एक। और इतिहास में परिवर्तन करना इतनी कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि आज अपन जो बात करें वो आधे घंटे बाद में इतिहास ही बनेगा, है ना। तो अपन इतिहास के, पुराने इतिहास में किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़े बड़े जो हिस्टोरिकल व्यक्ति हैं जो उसके अंदर पीएचडी कर रहे हैं या उनकी जो खोज कर रहे हैं वो ही इसमें कन्फर्मेशन बता पाएंगे। लेकिन कुछ चीजों में अपन चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतिहास को देखकर ऐसा लगता है कि जो भारतीय व्यक्ति रहे हुए उनका दिल बहुत बड़ा होता है। बस मैंने इतिहास से पढ़ा भारत का, और ऐसा क्या पढ़ा आपने जो आपको ऐसी चीज कई लगी? सारी चीजें, जैसे तराइन का ये युद्ध सारी पढ़ते हैं चीजें अपन, लौटा। तराइन का दूसरा युद्ध पढ़ते हैं ना, तराइन का पहला युद्ध भी पढ़ते हैं, दूसरा युद्ध भी पढ़ते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान का जो है मोहम्मद गौरी से युद्ध होता है, और वो पहले उनको कई बार हरा चुके होते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान फिर भी उनको क्या करते हैं, मृत्युदंड की सजा नहीं देते हैं। तो वहां से अपने को एक पता चलता है कि जो भारतीय व्यक्ति होता है ना, उसका दिल बहुत बड़ा होता है, चाहे वो सामने वाला दुश्मन ही क्यों ना हो उसका। अगर उस समय अपन जो 1191 वाला युद्ध हुआ था उस समय अगर उनको नहीं छोड़ते तो आज अपने को भारत के इतिहास के अंदर जो है भारतीयों को ही पढ़ना पड़ता। लेकिन वो अपने एक उदारता के कारण बाद में जो हुआ, इतिहास में हल्का सा फेरबदल हुआ, जो आज अपने को कुछ और पढ़ने को देखने को मिलता है उसके अंदर। फेरबदल हुआ है? अब कोई फेरबदल हो सकता है? नहीं, अब वर्तमान में इतिहास में, पुराने इतिहास में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं है किसी और सब्जेक्ट में? देखो, चीज ऐसी है कि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा विषय है जिसमें दिन पर दिन कुछ ना कुछ, किसी ना किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को मिल सकता है। लेकिन जो पुराना इतिहास है, जब तक उसमें खोज अच्छे से नहीं की जाएगी और उसकी जो अपने को बिल्कुल एग्जैक्ट चीज नहीं मिलेगी, तब तक अपन मतानुसारी बात कर सकते हैं हिस्ट्री के अंदर के इन इतिहासकारों का मत इस प्रकार से रहा, इन इतिहासकारों का मत इस प्रकार से रहा। आने वाले टाइम में बहुत सारे गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम आने वाले हैं, कुछ
ऐसे एग्ज़ाम्स जिसमें बच्चा जाए, एक एवरेज स्टूडेंट जाए, अभी थोड़ी बहुत पढ़ाई करे, उसको क्रैक कर ले, ऐसे कौन से एग्ज़ाम्स हैं, आप उनको क्या टिप्स देना चाहते हैं? देखो आने वाले समय में एग्जाम्स तो कई सारे होने वाले हैं, लेकिन उसके अंदर कई सारी वैकेंसी, जैसे लैब असिस्टेंट की वैकेंसी होती है, उसके अंदर जो 12th के अंदर किसी विद्यार्थी के पास साइंस होता है और ज्योग्राफी होता है या होम साइंस होता है, तो वो एक वैकेंसी पर्टिकुलर उन लिमिटेड लोगों के लिए बनी हुई होती है। अगर कोई व्यक्ति उसकी तैयारी करना चाहता है तो वो आराम से घर पे बैठ के भी उसकी तैयारी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि उसको कोचिंग सेंटर ही उसके लिए जाना पड़ेगा। 9, 10, 11, 12 की किताबें पढ़ेगा तो वो व्यक्ति उसके अंदर आराम से एग्जाम को क्रैक कर लेगा। और कोई व्यक्ति अगर बहुत लंबे समय से सफर कर रहा है कि मैं बहुत लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं और मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, तो एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है। उसे अपन छोटी वैकेंसी नहीं कहेंगे, उसे अपन बहुत अच्छी वैकेंसी कहेंगे। उस वैकेंसी का नाम है, अधीनस्थ बोर्ड के अंदर निकली है, 4th ग्रेड की वैकेंसी। उसको कई लोग तो 4th ग्रेड के नाम से ही आस पड़ोसी को बता ही नहीं रहे कि यार मैं इसका फॉर्म भी भर के आ रहा हूं, लेकिन वो वैकेंसी लगभग 53-54 हजार सीटों पर निकली है। और कोई व्यक्ति या कोई विद्यार्थी अपने बेरोजगारी का आलम मिटाना चाहता है और दाग अपने धब्बा मिटाना चाहता है कि इसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है और काफी समय से तैयारी कर रहा है, 1-2 साल से कि यार मेरा सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ, तो उसकी तैयारी करें। अगर वो थोड़ी सी भी तैयारी करेगा तो होती कोशिश उसके अंदर उसका सिलेक्शन हो जाएगा। आपके हिसाब से गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है या आदमी को खुद का बिजनेस करना चाहिए? देखो मैं तो ये चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई करी है और आपके अंदर थोड़ी सी भी लगन है, तो मुझे यूं लगता है कि जीवन के आपको 1 या 2 साल, मैक्सिमम 2 से 3 साल आपको एक बार गवर्नमेंट जॉब को जरूर देनी चाहिए। सब स्टूडेंट्स को? जो बिल्कुल करना चाह रहा है, जिसने सोचा है कि यार मुझे ऐसा करना चाहिए, सब स्टूडेंट्स के लिए तो नहीं है। क्योंकि काफ़ी लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने निकलते हैं घर से, फिर अपन उन साल 2 साल तक नहीं होती, फिर वो ईगो में रहते हैं कि अब तो मेरे को करनी पड़ेगी, समाज क्या बोलेगा। नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं। अगर अपने इस चीज को सोचकर तैयारी करेंगे कि 2 साल बाद में समाज क्या कहेगा, तो अपने को ऐसा नहीं रखना है। जब भी अपने को किसी चीज को करना है तो खुशी खुशी करना और बिना प्रेशर के करना है। जब अपन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उस समय सारी चीजें भूल जाओ कि अपन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और अब 2 साल बाद समाज क्या कहेगा। आप 2 साल अपना 100% दो, 200% दो अपनी फील्ड के अंदर। उसके बाद में जब रिजल्ट नहीं आएगा तब अपन बात करेंगे कि सर मेरा 2 साल बाद में भी नहीं हुआ, क्या कारण रहा होगा। मेरे पास कुछ डेटा है सुसाइड्स को लेकर। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुसाइड्स होते हैं, वो होते हैं कोटा में, फिर होते हैं जयपुर में, फिर होते हैं आपके सीकर में, फिर होते हैं अपने अजमेर में। नंबर्स बहुत ही चौंकाने वाले हैं। कोटा के अगर सुसाइड्स की बात करें तो 2024 में 18 सुसाइड्स हुए थे, ठीक है। अगर अपन अजमेर की बात करें तो पूरे ईयर में 155 सुसाइड्स हुए थे ओनली फॉर स्टूडेंट्स के। वो स्टूडेंट्स का जो डेटा है, यह डेटा वो डेटा है जब स्टूडेंट्स ने डिप्रेशन में आकर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने पर वो सुसाइड किया। इस पर आपके क्या विचार है, क्योंकि ये बहुत बढ़ता गवर्नमेंट जा रहा जॉब है। वाले ही हैं या स्कूल वाले बच्चे भी हैं इनमें? कोटा की अगर बात करें तो 38% जो है वो इसमें से नीट और जेई वाले हैं, IIT जेई नीट, वो कहीं ना कहीं स्कूल से तो ऊपर आ गए हैं। देखो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा करना कुछ और चाहता है, लेकिन माता पिता उन्हें ये कहते हैं कि बेटा आपको तो ये करना पड़ेगा। सबसे पहले चीज तो ये होती है कि आज के टाइम के अंदर बच्चा क्या करना चाहता है उसको उसी फील्ड में जाने दो। अगर वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाह रहा है खुद के मन से तो करे, बहुत अच्छी बात है। किसी से मोटिवेट होकर करना चाह रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर अपन उसे जबरदस्ती करने के लिए कह रहे हैं कि नहीं आपको तो इसकी तैयारी करनी ही करनी है और आपको उसमें लगना ही लगना है, तो बच्चा उस समय खुद के अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ रहा होता है। जो उसे कह रहे होते हैं फैमिली मेंबर्स के नहीं आपको तो ये करना ही, वो उनके अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा होता है। तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहले तो अपने को जब स्कूलिंग अपनी हो जाए, जब अपनी कॉलेज अपनी हो जाए और अपने को कोई फील्ड चुननी है, तो सबसे पहले उस वाली फील्ड को चुनो आप जिसमें आप खुद जाना बहुत ज्यादा बेहतरीन समझते हो कि मैं इस काम को 100% होकर करूंगा ही करूंगा। जॉब लगना नहीं लगना एक बात की बात है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना नहीं करना एक बात की बात है, लेकिन एक फील्ड को चुनना वो एक बच्चे को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए उस समय। जैसे 10th के बाद में कई बार ऐसा होता है कि माता पिता बच्चे को कहते हैं कि आपको साइंस मैथ्स लेनी है, लेकिन बच्चा उस चीज को नहीं लेना चाहता है। बच्चे को पता है कि यार मैंने अभी 10th में कैसे करा, मैं 11th 12th में कैसे करूंगा। तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन उसको हो जाती है। बिल्कुल उसको खुद को वो क्या करना चाहता है। मैं तो कह रहा हूं अगर कोई पेंटिंग भी करना चाहता है 12th के बाद तो उसको पेंटिंग ही करने दो। जब उसका ध्यान पूरा पेंटिंग पे ही तो जब उस काम को करेगा, उस काम के प्रयास को करेगा तो बहुत अच्छे से प्रयास करेगा और हो सकता है वो बहुत अच्छा पेंटिंग करने वाला व्यक्ति बन जाए। पर ये सुसाइड रेशो पर ईयर बढ़ता जा रहा है। 2023 की अगर मैं बात करूं तो 26,
2024 की बात करूं तो 38, 2025 अभी स्टार्ट हुआ है, 4 महीने ही हुए, 18 अभी तक ये हो गए हैं, अभी हाल ही में हुआ है जयपुर में। तो देखो, एक तो क्या होता है, एक इस मैच्योरिटी वाली चीजें होती हैं कुछ तो, कि एक जो व्यक्ति सेल्फ मोटिवेटेड होता है, देखो दो तरह से अपन व्यक्ति को मोटिवेट कर सकते हैं। एक तो व्यक्ति ये है कि मैंने किसी को समझा और मैंने उसे मोटिवेट करा, वो कुछ समय के लिए मोटिवेट हो जाएगा, एक दिन दो दिन के लिए मोटिवेट हो जाएगा ना। लेकिन जब अपन कहीं पर फेलियर होते हैं तो उस समय तो या तो घर वाले उसे समझाएं एक बार कि भाई कोई बात नहीं, अगर आपका इस पर बार ऐसी सिचुएशन में वो किसी से डिस्कस करना नहीं चाहता ना, रात में फांसी लगा लेते हैं, सुबह तक तो डिस्कस पता इसलिए नहीं चलता। करना चाहेगा कि उसे लगता होगा कि घर वालों ने अपने से होप लगा रखी है। लेकिन घर वालों को भी इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए बच्चे को कि आपको ये करना ही करना है। पहली चीज तो ये है कि बालक से पूछो सबसे पहले कि आपको ये फील्ड करनी है या नहीं करनी। वो कहेगा नहीं करनी है तो माता पिता को वो फील्ड करवानी ही नहीं है। ये 4 लोगों का जो समाज का प्रेशर है, यही इंसान नहीं, इनको तो साइड में रख दो ना, 4 लोग कभी काम में आएंगे ही नहीं। वो जो 4 लोग हैं वो कभी काम में नहीं आएंगे आपके। आप खुद अपने काम में आओगे, आपका दिमाग आपके काम में आएगा, आपका शरीर आपके काम में आएगा। वो 4 लोग कभी भी काम में नहीं आएंगे। कुछ मोटिवेशनल टिप जो मैं तो यही कहना आदमी चाहूंगा, डिमोटिवेट हो जाता है। जो भी अपने को काम करना है उसको एक समय दो, और समय देने के बाद में अपना 100% दो। और काम को दुखी होकर को भी काम नहीं करना अपने को। जब अपने को पढ़ाई भी करनी है तो खुशी होकर करनी है, खुशी से करनी है, और जितना भी समय देना बहुत अच्छे से देना है। अगर अपन कोई काम कर रहे हैं और जबरदस्ती उस काम को कर रहे हैं कि यार मेरे को तो घर वालों ने कह दिया मुझे कंपटीशन की तैयारी करना है, या आप खुद ही उस पर बर्डन लेकर बैठो क्या मेरी 5 घंटे की पढ़ाई आज हुई नहीं, मैं तो 3 घंटे पढ़ाई कर पाऊँ, 2 घंटे और करूं। तो मेरा ये मानना है कि अगर 3 घंटे की अपन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब वो 3 घंटे खुशी से पढ़ाई कर रहे हैं, तो 5 घंटे के बराबर का ही काम करेगी। एक एवरेज स्टूडेंट को पर डे कितना स्टडी को टाइम देना चाहिए? एक एवरेज स्टूडेंट का डेली कितने आवर्स का जो टाइम स्पेंड देखो, सबकी जो कैचिंग पावर होती है पढ़ने की वो अलग अलग होती है। अगर किसी को लगता है कि मैं किसी सब्जेक्ट में वीक हूं, तो उसे इस सब्जेक्ट को थोड़ा एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा और 12 घंटे पढ़ोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। कई सारे ऐसे उदाहरण है जिन्होंने 6-6 महीने की तैयारी करे और यूपीएससी तक का एग्जाम क्रैक कर लिया उन लोगों ने, फर्स्ट अटेम्प्ट में। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया। तो वो वाली चीज है। और कई बार ऐसा होता है कि अपन 4-4 बार में भी नहीं कर पाते हैं, तो एक स्ट्रेटेजी की कमी रहती होगी उस समय। और ऐसा कुछ नहीं, अगर अपन 10 घंटे पढ़ेंगे तो अपना किसी एग्जाम्स के अंदर सिलेक्शन होगा। कई बार ऐसा भी रहता है, बच्चा ये सोचता है कि मैं सेंट्रल की भी तैयारी कर लूं, स्टेट की भी तैयारी कर लूं, तो एक समय में एक चीज की तैयारी करेगा बच्चा तो ज्यादा बेनिफिट में रहेगा, ताकि वो उसका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा कि मुझको इसकी भी तैयारी करनी है और मेरे को इसकी भी तैयारी करनी है। पर डे कितने आवर्स? 2 घंटे 3 घंटे आपको लगभग डेली आप ये मान के चलो, अगर अपने को 5 से 6 सब्जेक्ट को कवर करना है और कोई विषय अपना उसके अंदर कमजोर है, तो जो कमजोर वाला विषय है उसको अपने को डेली 1-1.5 से 2 घंटे देने ही पड़ेंगे। बाकी विषयों को, बाकी जिसके अंदर कैचिंग पावर अच्छी है और जो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और आपने पढ़ लिया उसको, तो आपको उसको 1 घंटे भी अगर आप डेली दोगे तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा। मतलब डेली 5 से 6 घंटे की जो स्टडी होती है कंपटीशन एग्जाम के अंदर, जो बेसिक एग्जाम्स होते हैं, जो क्या होते हैं बेसिक्स एग्जाम। कौन से एग्जाम है? देखो, बेसिक एग्जाम का मतलब ये है कि जैसे मान लो आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, तो अगर जब आप राजस्थान में कांस्टेबल की तैयारी करोगे तो उसका लेवल इतना अपर लेवल नहीं है कि आप बिल्कुल किताब के अंदर ही घुस जाओ। मतलब गहराई में जब जाना है आपको, जब आप अपर लेवल का पढ़ लो, जब अपर लेवल का पढ़ लोगे तो गहराई ऑटोमेटिक मिल जाएगी आपको। तो एक कांस्टेबल का जो एग्जाम होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर पे होता है। पटवारी ग्राम सेवक का जो पेपर होता है वो भी एक बेसिक स्ट्रक्चर का होता है, लेकिन थोड़ी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है उसके अंदर पढ़ने के लिए, कि जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर उनको रखो पास के अंदर, सिलेबस अपना पास में रखो, उसके बाद में उसकी तैयारी करो। ये दोनों चीजें जब अपने साथ में होगी और अच्छा स्टडी मटेरियल जब अपने पास सामने है, जब भी अपन पढ़ने बैठ रहे हैं तो हर विषय का स्टडी मटेरियल अपने सामने होना चाहिए। अब आप ये मान के चलो कि 6 सब्जेक्ट आ रहे हैं तो 6 सब्जेक्ट डेली अपने को पढ़ने ही है। और अगर आप डेली 6 सब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रहे हो तो डेली आप 4 सब्जेक्ट का रूटीन बनाकर रखो कि 4 सब्जेक्ट का जो वेटेज ज्यादा है एग्जाम्स के अंदर, जिस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है उसको आप डेली पढ़ना है आपको, जिसका वेटेज आपको लग रहा है कम है और इजी गोइंगली हो जाएगा। और वीक में अगर आप उनको 2 से 3 घंटे भी पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। अभी आपने बताया पुलिस कांस्टेबल का पेपर जो है वो एवरेज स्टूडेंट्स क्रैक कर सकता है। आपने अपना जीवन वहीं से बदला क्या? अब रवि जी अगर वो पेपर देंगे तो क्लियर हो जाएंगे? देखो, अब तो हमारा काम पढ़ाने का रह गया है ना। जब एक टीचर पढ़ाता है तो वो अपने पर्सनली सब्जेक्ट्स को ही पढ़ाता है। जैसे आज मैं मान लो हिस्ट्री और पॉलिटिकल पढ़ाता हूँ, तो मैं डेली जो है ना मेरे हिस्ट्री और पॉलिटिकल की ही तैयारी ज्यादा करता हूँ। अब मुझे आज कहे कि कोई सर आपको रीजनिंग पढ़नी है, या मान लो मुझे तैयारी करनी है उसकी, तो मुझे रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी उसके लिए, है ना। तो जब एक बच्चा तैयारी कर रहा होता है तो उससे सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। जब एक टीचर पढ़ाता तो उसको पढ़ाने वाले सब्जेक्ट की तैयारी करनी होती है। नहीं, मेरा सवाल था कि अगर आप पुलिस कांस्टेबल का पेपर दोगे तो क्लियर हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, अब क्रैक कर सकते हैं। उस समय की जो कंडीशन थी उस समय, जैसे 18 का मैंने बताया आपको
तो बताया ना, मैं पहले 12th मैंने साइंस मैथ्स से करी, फिर मैंने आर्ट्स से की थी, तो थोड़ा साइंस का जो मामला है अपना वो शुरू से बिगड़ा हुआ है, ये वाली चीज है ना। तो क्रैक का वाली कोई ऐसी कंडीशन नहीं टाइम है। मैनेजमेंट को लेकर आप कुछ बताना चाहेंगे? देखो, जो सीरियसली होकर पढ़ाई कर रहा है और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता है, जो व्यक्ति सीरियसली तैयारी कर रहा है उसका एक टाइम मैनेजमेंट उसे बनाना ही चाहिए और उसे फॉलो ही करना चाहिए। अगर वो व्यक्ति एक अपना टाइम मैनेजमेंट बनाता है और 15 से 20 दिन उसे फॉलो करता है, तो एक उसका रूटीन बनेगा 15 से 20 दिन के अंदर। तो अपन ये नहीं करेंगे 15 से 20 दिन में सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा। एक सिलेबस, एक जो टाइम मैनेजमेंट वो वह व्यक्ति बनाएगा, तो सबसे पहले 15 से 20 दिन उसे अपने आप पे अप्लाई करेगा। अप्लाई करने के बाद में वो देखेगा कि मैंने जो टाइम बनाया वो मेरा बिल्कुल ऐसा है कि ना तो घर वाले डिस्टर्ब कर रहे हैं, ना दोस्त डिस्टर्ब कर रहे हैं, ना पड़ोसी डिस्टर्ब कर रहा है उस समय। अगर ऐसा कुछ आ रहा है कि यार डिस्टर्बेंस हो रही है उस टाइम मैनेजमेंट में, तो अपन उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन जब किसी एग्जाम की तैयारी करनी है तो टाइम मैनेजमेंट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस हिसाब से बनाना चाहिए? देखो, पढ़ाई करने वाले दो तरह के व्यक्ति होते हैं। मेरा जैसा व्यक्ति जो रात को पढ़ता है, मैं सुबह पढ़ना प्रेफर नहीं करता हूं, अपने आप की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन पढ़ने वाले प्रवृत्ति के दो व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सुबह जल्दी उठकर बहुत अच्छे से पढ़ सकता है, एक व्यक्ति ऐसा होता है जो रात को लेट अच्छे से पढ़ सकता है। अब आपकी कौन सी प्रवृत्ति है उसके अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट सेट कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रवृत्ति है? वो मेरे बच्चा हिसाब से तो बच्चा खुद कर लेता है उस चीज को कि यार मैं सुबह नहीं पढ़ पाऊंगा, तो वो रात को ही पढ़ना कुछ ज्यादा लोग होते प्रेफर हैं जो करता सुबह भी नहीं पढ़ पाते, रात में भी नहीं पढ़ पाते, एग्जाम के 2 दिन पहले ही पढ़ते हैं। है। वो नहीं, वो कौन सी वो प्रवृत्ति है? वो तो तीसरी स्टार्ट वो हुई। तीसरी प्रवृत्ति के फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो उनका कोई मतलब, वो फिर घर वालों को धोखे देने वाली बात है कि यार ना अपन ने घर वालों को कह दिया है। रवि जी 2014 में उस प्रवृत्ति के थे, तो ये बात नहीं, आपकी धोखे गलत देने हो वाले गई। तो नहीं थे अपन, पर ये था नहीं, कि तीसरी प्रवृत्ति वाले हो गए आप। उस समय माइंड सेट नहीं हो पा रहा था कि यार क्या करना अपने को। तो मैंने जब आईटीआई करने की तीसरी कोशिश प्रवृत्ति करी। वाले लोग कैसे टाइम मैनेज करें? नहीं, तीसरी प्रवृत्ति वाले के दिमाग में भी तो ये होना चाहिए ना कि मेरे को ये चीज करनी ही है करनी पर है। कर नहीं पा रहा है, मोटिवेट नहीं हो पा रहा है। मोटिवेशन की कमी फिर उनमें, और सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है वो सेल्फ मोटिवेशन ही है। आपके हिसाब से एक स्टूडेंट्स की लाइफ में कोचिंग सेंटर्स की क्या भूमिका रहती है? देखो, मैं तो खुद कोचिंग सेंटर चलाता हूँ, तो मैं तो एक ही चीज कहूंगा, बहुत बड़ा रोल रहता है उसके अंदर। लेकिन अगर कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं भी करता है और मान लो उसकी कंडीशन भी नहीं है और वो करना भी नहीं चाहता, कंडीशन है भी, तो भी वह व्यक्ति कुछ भी वो चाहे जो जीवन में कर सकता है। बस उसको किताबों का सहारा तो लेना ही पड़ेगा एक बार। जब तक आप किताबों के दोस्त नहीं बनोगे, किताब से दोस्ती नहीं करोगे, तब तक आपको थोड़ी समस्या आएगी। बाकी बिना कोचिंग के भी बच्चा कोई सा भी एग्जाम क्रैक कर सकता है, हो पाता है? बिल्कुल कर सकता है। आने वाला टाइम डिजिटल का हो रहा है। डिजिटल युग में आप कुछ चाहते हैं कि एआई जो आएगा, एग्जाम्स में कुछ फेरबदल होंगे, जो टेक्नोलॉजी आ रही है, एग्जाम्स की जो चलती आ रही है, जो एक सीक्वेंस वाइज जो चलते आ रहे हैं, कॉपी में लिख रहे हो, एमआर भर रहे हो, उसमें कुछ चेंजेस होंगे या कुछ अलग देखो, हो पाएगा? एग्जाम का पैटर्न तो जो ओएमआर शीट वाला आपने बताया उसमें गवर्नमेंट ने चेंजेस कर दिए हैं। अभी पहले कुछ ऐसी चीजें थी जिससे कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती थी, लेकिन अभी जो काम हो रहे हैं उसके अंदर ओएमआर शीट का तो बिल्कुल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम कर दिया, तो उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। रही एआई की बात, तो एआई एक अलग चीज है। ठीक है, डिजिटल की तरफ कोचिंग सेंटर्स जा रहे हैं या स्कूल्स को डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, वो उनके समझने में आसानी करेगी। जो चीज टिपिकल होती है, जैसे मान लो साइंस के अंदर कई सारी चीजें टिपिकल होती हैं, तो वो जो डिजिटल चीजें हैं उसके अंदर अपन उसको डिजिटल तरीके से बता सकते हैं। ज्योग्राफी जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें जैसे जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रहती हैं सारी चीजें, जैसे अपन मान लो नदी पढ़ रहे हैं तो एक पूरा मैप बना हुआ रहता है, तो बच्चे को समझाने में काफी आसानी होती है और समय भी बचता है उसके अंदर। क्या फ्यूचर में डिजिटल एग्जाम्स का स्कोप है? हो पाएंगे डिजिटल एग्जाम्स? देखो, डिजिटल एग्जाम को तो मेरे हिसाब से तो मैं तो प्रेफर नहीं करता हूँ। जो ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं वो बेटर रहते हैं। डिजिटल में देखो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कोई चीज बनी है तो उसको तोड़ने के लिए भी कोई ना कोई चीज तो बनी जरूर होगी। और भारत में एक से एक दिमाग वाले व्यक्ति बैठे हुए हैं। एआई तो पता नहीं किसने बनाया होगा या एआई तो क्या चीज होगी, लेकिन भारत में उससे भी खतरनाक लोग बैठे हुए हैं, तो उसको हैक करने की कोशिश क्षमता अभी रखते थोड़े हैं। दिन पहले मेरा एक के साथ पॉडकास्ट था, अपने ही संघर्ष के दिनों के साथी थे देवेंद्र सिंह जी जादव, हाँ, आपको पता होगा। वो अभी एआई एक्सपर्ट बन के बैठे हैं। काफ़ी मूवीज़ में उन्होंने काम किया। जब मेरी उनसे बात हुई थी तब उन्होंने कहा था वो एआई स्कूल बना रहे हैं अजमेर में, राजस्थान की पहली एआई स्कूल वो खोल रहे हैं। तो आपको क्या देखो, पॉइंट मैं है? एग्जाम से के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ नहीं तो इसके स्कूल खुल रही है, फिर उसमें एग्जाम्स भी एआई बेस्ड ही होंगे सारी चीज़ें। नहीं, एआई बेस्ड तो ठीक है, लेकिन बच्चा जब तक खुद लिखेगा नहीं तो तब तक तो कैसे काम चलेगा। फिर 12th तक की पढ़ाई उसकी एआई से हुई, उसने एग्जाम्स एआई पे दिए हैं, कंपटीशन भी वो चाहेगा कि मेरे एआई बेस्ड ही हो। तो फिर वो हाथ को कब काम में लेगा। स्मार्ट वर्क।
नहीं, स्मार्ट वर्क नहीं है ये। स्मार्ट वर्क में बच्चा जब तक अपने, भाई चलो अपन ने उसको कोई चीज समझा दी है, जब तक वो वर्किंग नहीं करेगा तो वो वर्किंग हाथ से वर्किंग नहीं करेगा। या मान लो उसने एआई से कोई चीज समझ ली है, जैसे उसने कोई चीज समझ ली, जैसे मान लो उसने एक मस्तिष्क का संरचना बनाना सीख लिया उसने, या इंडिया का मैप बनाना देख लिया उसने, देख लिया बहुत अच्छे तरीके से। अब उसने देख तो बहुत अच्छे से तरीके से देख लिया, उसकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी, लेकिन जब तक वो खुद उसकी प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब वो एआई से पढ़ाई करेगा या एआई फील्ड में आगे जाएगा तो उसको माउस तो चलाना ही पड़ेगा, या एक बोल के कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा उसको। एक गवर्नमेंट का क्या रोल होता है एग्जाम्स को लेकर? काफी भर्तियों में फेरबदल, पेपर लीक मामला, पैटर्न चेंज हो जाना, भर्तियों पे रोक लग जाना, वो ये तो मुद्दे कोर्ट में ही अटके रह जाते हैं। गवर्नमेंट का कितना प्रेशर रहता है, क्या गवर्नमेंट का रहता है इस पे? देखो, एग्जाम्स के अंदर तो ऐसी चीज है कि धीरे धीरे परिवर्तन आ रहे हैं एग्जाम्स के अंदर। पहले कई बार ऐसा हुआ करता था कि पेपर निकल होने से पहले आउट हो जाते थे, कुछ ऐसी चीज। लेकिन फिलहाल अभी साल 6 महीने के अंदर ऐसी चीजें नहीं हुई है, तो गवर्नमेंट उसके अंदर धीरे धीरे चेंजेस भी कर रही है। 2022 के अंदर भी इसके अंदर जो है, जो पेपर लीक के अंदर जो विधानसभा के अंदर है, जो एक अधिनियम पारित कर दिया गया था कि भाई अब कोई व्यक्ति अगर पेपर लीक करने की कोशिश करता है, ऐसा कुछ करता है, तो उसको जुर्माना या सजा वगैरह होगी। तो एक जो व्यक्ति ऐसा करने की कोशिश करता है उसको बाउंड करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन हालांकि उसके बाद में भी पेपर आउट हुए, लेकिन गवर्नमेंट को इसके अंदर सख्त कदम उठाने चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति अपना जीवन का 2-3 साल का समय निकालकर गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, और गवर्नमेंट को इस पे पूरा प्रयास करना चाहिए कि जो एग्जाम गवर्नमेंट कंडक्ट करवा रही हो एक ही बार में सक्सेसफुली हो जाए, और बिना कंट्रोवर्सी किए ही वो, बिना कोर्ट में ही जाके ही वो भर्ती क्या हो जाए, टाइम से पूरी हो जाए। ये गवर्नमेंट जब चेंज होती है तो पेपर के पैटर्न में कुछ चेंजेस होते हैं? कई बार पुरानी योजनाओं का नाम बदल के कुछ ऐसा कुछ चेंजेस? काफी बार बच्चों के माइंड में भी बहुत सारे योजनाओं के नाम तो देखो कोई सी भी गवर्नमेंट को चेंज तो कर देते हैं वो, योजनाओं में कुछ ज्यादा, फिर एक बार योजना चल गई तो उसका नाम कब चेंज हुआ, ऐसी चीजें ही ध्यान रखनी होती है। इंटरनली भी कई बार कई चीजें होती हैं जो चेंज कर दी जाती है, तो बच्चे को करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग वो अपडेट करनी पड़ेगी। फिर भी कितना रोल होता है गवर्नमेंट चेंज होने पर एग्जाम्स? नहीं, गवर्नमेंट स्कीम्स का तो आप ये मान के चलो, अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं अपन और इसमें करंट अफेयर्स का इंक्लूडेशन है, तो आप ये मान के चलो 100 में से 18 से 20 प्रश्न तो है ही है, तो उनका वेटेज रहेगा। मॉक टेस्ट को लेकर रवि पे काफ़ी स्टूडेंट्स में डाउट है। मॉक टेस्ट जो होते हैं उसमें क्या चेंजेस होना चाहिए? कुछ नई टेक्नोलॉजी उसमें आनी चाहिए, कुछ फेरबदल? कितना ज़रूरी है मॉक टेस्ट एक कोचिंग सेंटर्स के लिए? एक स्टूडेंट्स की स्टडी को लेकर भी काफ़ी ज़रूरी माना जाता है मॉक टेस्ट। देखो, मॉक टेस्ट में ज्यादा कोई परिवर्तन की खास बात है नहीं। जब अपन जिस भर्ती की तैयारी कर रहे होते हैं तो अपने को उसके बारे में पता होता है कि यार आने वाले समय में एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, या जो लास्ट पेपर हुआ था उसी एग्जाम का वो किस टाइप से आया था। तो एक तो जिस की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे जैसे रीट की कर रहे हो, चाहे पटवार की कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्जाम की कर रहे हो, तो पहली चीज तो मॉक टेस्ट आपको उसी का ही देना है ना। जैसे पटवारी की तैयारी करें तो पटवारी का ही मॉक टेस्ट देना है। पता चला कि अपन तैयारी तो पटवारी की कर रहे हैं और मॉक टेस्ट रीट का दे रहे हैं, तो उसमें क्या एक तरह की बच्चा तैयारी कर ही नहीं पाएगा। मतलब जो उसका उद्देश्य है उसके अकॉर्डिंग उसको मॉक टेस्ट पहली चीज तो लेना चाहिए, और मॉक टेस्ट देना जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि आपका जो एग्जाम हॉल के अंदर जो 2-2.5 घंटे 3 घंटे होने वाले हैं, वो आपको उस मॉक टेस्ट के अंदर एहसास होंगे। आप वहां 3 घंटे की सिटिंग करोगे, आप 3 घंटे वो वाली सिटिंग करोगे कि आपको 3 घंटे उस हॉल में कैसे निकालने। माइंडसेट प्रिपेयर करता है। माइंडसेट प्रिपेयर करता है, बिल्कुल। जब तक आप किसी एग्जाम की तैयारी करो और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करोगे, तो आप, हालांकि मैं ही नहीं कह रहा हूं कि नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन करना जरूरी है, ताकि आप उस समय जब 3 घंटे एग्जाम में बैठो तो आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी रहे। रवि भाई, अगर आपको बहुत सारे कुछ चेंजेस करने पड़े, इतिहास को लेकर नहीं, वो तो जो हो गया वो हो गया, वही रहेगा। आने वाले टाइम के लिए अगर कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स में कुछ चेंजेस करने पड़े, कुछ सब्जेक्ट में फेरबदल, तो क्या आप करना चाहोगे? देखो, कई बार ऐसी वैकेंसियां आती हैं जिसके अंदर सिलेबस तो दे दिया जाता है कि भाई ये वाला सिलेबस रहेगा, लेकिन उस सिलेबस का वेटेज नहीं बताते हैं। कई बार कहीं से भी उठाकर प्रश्न दे देते हैं। थोड़ा डीप में अगर अपन इस पे चलते हैं तो नहीं, अपन इस पर किसी पेपर की बात नहीं कर सकते हैं क्या? पर्टिकुलरली किसी एग्जाम का नहीं बता सकते है ना। कई बार क्या होता है कि कोई एग्जाम होने वाला होता है, उसका सिलेबस आता है, सिलेबस के अंदर उसका वेटेज नहीं बताया जाता है कि ये हमने सिलेबस तो दे दिया है, इसके अंदर 100 प्रश्न यहां से बनाएंगे, लेकिन वो 100 प्रश्न का वेटेज हिस्ट्री में से कितना रहेगा, ज्योग्राफी में से कितना रहेगा। और जब आपने कोई टॉपिक डाला है तो उसमें से कम एक प्रश्न तो होना ही चाहिए। भाई आपने मान लो साइंस के 10 टॉपिक्स दे दिए, पता चला कि साइंस के 10 टॉपिक दिए, आपने सवाल केवल 3 से 4 टॉपिक में से पूछे, तो बच्चा तो सारे पढ़ के जा रहा है,
जब आपने 10 टॉपिक डाले तो कम से कम एग्जामिनर को ये चीज कवर करनी चाहिए कि यार 8 तो मैं कम से कम उस जो 10 टॉपिक डाला उसमें से 8 प्रश्न तो कवर करूं कम से कम। स्टूडेंट का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, सिलेबस का बड़ा होना या एग्जाम टाइम का छोटा होना? देखो एग्जाम टाइम आज के टाइम में तो छोटा नहीं होता है, क्योंकि अब जो वैकेंसीज आ रही हैं उसके अंदर जो भर्ती कराने वाली एजेंसीज होती हैं वो पहले से ही बता देती है कि इस समय इसका नोटिफिकेशन निकलेगा, या नोटिफिकेशन नहीं भी निकलता तो उससे पहले ही जो जो संस्था होती है पहले ही बता देती है कि इस समय तक उसका पेपर होगा। तो अब वो वाली चीज तो खत्म ही हो चुकी है। जो बच्चों को पहले डिप्रेशन रहा करता था ना कि यार आज वैकेंसी निकली है 3 महीने बाद में पेपर है, तो वो वाली कंडीशन तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल खत्म कर दी। अभी के जो एग्जाम पैटर्न को देखें अपन तो अब तो ऐसा होने लग गया है कि पहले आपको एग्जाम डेट ही दे दी गई है, विज्ञप्ति आई चाहे नहीं आई वो उनकी हेडक है, वो कब विज्ञप्ति निकालेंगे, लेकिन उन्होंने पहले से जो एक अनुमानित डेट है वो दे दी होती है। तो विद्यार्थी जिसको तैयारी करनी हो तो उस डेट को देखकर तैयारी करेगा, क्योंकि साइकोलॉजी में कई सारे सिद्धांत ऐसे हैं कि कोई व्यक्ति बहुत पहले से तैयारी करेगा तो क्या होगा, कुछ समय कम पहले से तैयारी करेगा तो क्या होगा, और कुछ नोटिफिकेशन वाले होते हैं वो तब से तैयारी करते हैं, और कुछ एडमिट कार्ड वाले भी होते हैं कि जिस दिन एडमिट कार्ड निकलेगा उस दिन से तैयारी करेंगे हम। तो अभी वाला जो टाइम है, अभी जो वैकेंसी के अंदर जो दौर चल रहा है वो बहुत अच्छा है दौर, और विद्यार्थी का जो उस समय कभी कहीं आज के 5-10 साल पहले जो समय खराब हुआ करता था, 2-2 3 साल वो व्यक्ति तैयारी करने में निकाल देता था क्योंकि उसको पता ही नहीं वैकेंसी कब आएगी। लेकिन अभी वाला जो ट्रेंड चल रहा है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी पहले से पता है कब कौन सी वैकेंसी का एग्जाम होने वाला है। अब उसका नोटिफिकेशन चाहे गवर्नमेंट कब भी निकाले आपसे तो वो समय पे एग्जाम करवा लेगी। सिलेबस का साइज भी बेस्ट है, टाइम भी बेस्ट है आपके हिसाब देखो जिस हिसाब से वैकेंसी होगी उसी के अकॉर्डिंग उसका जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है सिलेबस और आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि होनी ही चाहिए। तो जब एक सिलेबस बनता है तो उस जो वैकेंसी होता है उसका एक लेवल देखा जाता है कि यार ये जैसे मान लो कोई सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहा है, कोई पटवार का एग्जाम दे रहा है, तो देखो जब अपन तैयारी कर रहे हैं तो जो भी विषय उसके अंदर डाला गया आप तो कोशिश करो कि मैं उस विषय का अच्छे से अच्छा लेवल पढ़ लूं। ये मत मान के चलो कि मैंने कांस्टेबल का एग्जाम देना तो मेरे को हिस्ट्री के लेवल की पढ़नी है। आपके पास एक अच्छा खासा समय है तो आपने जो हिस्ट्री पढ़ी है उसके लेवल को आप अब भी कर सकते हो अगर आपके पास समय है तो। अगर कोई ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए कुछ आप बताना चाहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ जिसने 10वीं पास आज के 10 साल पहले भी करी वो भी ग्रुप डी की प्रिपरेशन करे तो बहुत अच्छी बात है। और जिसने सोचा है कि मेरे पास गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, या कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ओवर एज होने की कगार पर ही हैं कि हम लोग अब कुछ समय बाद में ओवर एज हो ही जाएंगे, तो मुझे यूं लगता है कि जो व्यक्ति भी 35 में 40 में 45 में जैसे मान लो अपर एज लिमिट जो भी रखी गई है इसकी, और किसी का सपना था आज के 10 साल पहले भी कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब में लगना है, तो जो राजस्थान के अधीनस्थ बोर्ड के अंदर अभी जो राजस्थान के अंदर वैकेंसी निकली है 4th ग्रेड वाली उसको एग्जाम देना चाहिए और लगन से 5-6 महीने अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। तो उसका सपना था ना आज के 10 साल पहले भी कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब लगना है, तो अब पूरा हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी निकली है ये। मतलब ये दूसरी सबसे बड़ी वैकेंसी राजस्थान की, इससे पहले रीट की वैकेंसी निकली थी लगभग 51-52 हजार सीटों पर। रीट का रिजल्ट अभी आने वाला है, आंसर्स की आ गई है। आंसर्स की आ गई है लेकिन बच्चों को डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। अगर कोई 81-82 पे भी है अभी तो उसको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि अभी फाइनल आंसर की आना बाकी है। इसके बाद एक और आंसर की आएगी ऐसा? हाँ इसके बाद अभी एक और आंसर की आएगी, क्योंकि जब ये तो प्रीमिलिम्स आंसर की है कि बोर्ड ने आंसर की दे दी है, आप अपना आंसर शीट चेक कर लो। अगर अपने को किसी प्रश्न पे डाउट है तो अपन आपत्ति लगाकर, और जो उसका एग्जैक्ट सोर्स है कि नहीं इसका आंसर ये हो सकता है, तो वो बोर्ड उसको चेंज करेगा। और हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे चेंज हो जाए जो आपका अभी गलत हो रहा और बाद में सही हो जाए, तो अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेकंड आंसर की आने की नहीं, आंसर फाइनल आंसर की तो आएगी ना, बिल्कुल आएगी फाइनल आंसर की है। हाँ, या जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा या तो उस दिन आएगी या रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले आएगी, लेकिन फाइनल आंसर की आएगी जरूर। क्योंकि अभी बोर्ड क्या कर रहा है, जो है आपत्तियां दर्ज करवा रहा है, उसके बाद में उसका सॉल्यूशन भी करेगा। कुछ आपके हिसाब से कुछ आपत्तियां उस पेपर में आंसर की को देखते हुए? नहीं, अभी तो जो बोर्ड ने दिया अपन तो उसी को सही माने, क्योंकि किसी विद्यार्थी का अपने आपको पास भी तो होगा ना कि इस सवाल में आपत्ति थी, इसका आंसर बी होना चाहिए था, डी कैसे हो गया? नहीं, जो जीके वाला पोर्शन है उसके अंदर अधिकतर आप ये मान के चलो जो 60 प्रश्न आए थे उनमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। जब रीट का एग्जाम होता है तो उसके अंदर अधिकतर जो सवाल प्रश्नों के उत्तर जो चेंज होते हैं वो लैंग्वेज के अंदर होते हैं, क्योंकि रीट के अंदर अधिकतर लैंग्वेज के अंदर ही कंट्रोवर्सी आती है। बाकी अधिकतर आप ये मान के चलो कि अगर साइंस का है कुछ तो एक आधा प्रश्न रहता है, और अगर एसएसटी वाला पोर्शन है तो एक आधा प्रश्न रहता है। अभी हमारी नजर में ऐसा कोई प्रश्न है नहीं जो चेंज करने लायक हो। मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, एक सेलेक्ट करना है और वो आप क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं उस पर आपको थोड़ा बताना है, डिग्री या फिर एक्सपीरियंस। देखो डिग्री की जगह डिग्री काम आएगी, एक्सपीरियंस की जगह एक एक्सपीरियंस select करना काम है, आएगा ना। नहीं, एक सेलेक्ट कर सकते नहीं, हैं आपको अपन, दोनों पे बताना लेकिन ही नहीं है, एक सेलेक्ट करना है और उसी पे बताना है, डिग्री या एक्सपीरियंस कौन सा सबसे बेस्ट है आपकी नजर में।
वैसे एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करूंगा मैं इस चीज़ को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई लोग खुद गवर्नमेंट जॉब नहीं लगते हैं, लेकिन वो कई सारों को गवर्नमेंट जॉब लगा देते हैं, तो उनको गवर्नमेंट जॉब करने का एक्सपीरियंस तो नहीं है, ना वो लगे हैं उसका एक्सपीरियंस है उनको, सॉरी ना उनको लगे हैं उन चीज का पता है, लेकिन उन्होंने जो स्ट्रगलिंग लाइफ करी है एग्जाम के समय उनको उस चीज के बारे में पता है। और जब वो व्यक्ति खुद पढ़ाता है तो बच्चों को और ज्यादा बेटर देन बेटर बताता है कि नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि हार्ड उसने वर्क, जीवन में जो गलतियां करी होगी वो उसका एक्सपीरियंस ही तो है कि मैंने जो जीवन में गलतियां करी अब मेरे से पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं करो, एक तरह का एक्सपीरियंस, वो कोई डिग्री नहीं है मेरे पास। हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क में कौन जीतता है? स्मार्ट वर्क ही जीतेगा इसके अंदर, हार्ड वर्क की कोई क्यों? आज के टाइम में हार्ड वर्क की अहमियत है ही नहीं। जिस व्यक्ति ने बहुत अच्छे से सोच अभी आप समझ एआई के, पे बात कर रहे थे, तब आपने स्मार्ट वर्क नहीं को मैं साइड कर दिया था। वो स्मार्ट वर्क अलग हो गया, वो डिजिटल बोर्ड की ओके। बात हो गई है ना, मैं उस वाले स्मार्ट वर्क की बात कर रहा हूं कि जब अपन किसी चीज को करने जा रहे हैं हम्म। तो देखो एक चीज समझो, आप जब अपन एक मकान बनाते हैं तो मकान बनाते हैं तो जो आर्किटेक्चर होता है ना उसको पैसे ज्यादा मिलते हैं, और जो बेलदारी वाला काम कर रहा होता है उसको पैसे कम मिलते हैं। तो जो स्मार्ट वर्क है वो कौन कर रहा है? आर्किटेक्चर कर रहा है ना। तो जब अपन पढ़ाई भी कर रहे हैं तो पढ़ाई अपने को स्मार्ट स्टडी ही करनी है। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये नहीं कि आप डिजिटल बोर्ड से पढ़ रहे हो, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो। जब आप किसी चीज का मेमो बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने बहुत अच्छे से बनाया और मैं उसे फॉलो करूंगा। लक और लॉजिक एग्जाम में क्या काम करते हैं? लक एग्जाम या के अंदर लॉजिक? आपकी मेहनत काम करेगी ना, लक तो लॉजिक दोनों ही नहीं? नहीं, लक और लॉजिक का थोड़ा बहुत रहता है, लक को अपन नहीं मान सकते। लॉजिकल अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो अच्छी बात है, बाकी आपने मेहनत कितनी करी वो डिपेंड करेगी उसके अंदर। स्ट्रिक्ट टीचर और फ्रेंडली टीचर? ये तो बड़ा टिपिकल सवाल हो गया, क्योंकि कई कई बार क्या होता है टीचर स्ट्रिक्ट भी होता है और कई कई बार फ्रेंडली भी हो एक जाता है। चले थे ना सर, दो तो अपन को छेड़ना ही फ्रेंडली नहीं है। टीचर ठीक रहता है। फ्रेंडली टीचर का मतलब ज्यादा ठीक क्यों रहता है कि मान लो किसी स्टूडेंट की कोई समस्या है तो टीचर अगर स्ट्रिक्ट रहता है तो बच्चा उससे बात करने में हिचकिचाता है। तो अगर 5-6 जनों का ग्रुप है तो एक टीचर को फ्रेंडली होना ही चाहिए, या फिर सभी टीचर्स को फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि बच्चा उनसे आसानी से तो सवाल पूछ सके और आसानी से टीचर उनको हर चीज समझा सके। ग्रुप स्टडी या अकेले स्टडी? देखो वैसे तो ग्रुप स्टडी को मैटर करता हूं मैं। ग्रुप स्टडी को ऐसे मैटर करता हूं कि भाई जैसे अपन ने कोई टॉपिक ले लिया है, मैंने कोई टॉपिक पढ़ लिया है, लेकिन हो सकता है मेरे से भी अच्छा वो टॉपिक किसी और ने पढ़ा हो, तो जब आपस में बात करेंगे उस टॉपिक को लेकर तो हो सकता है जो चीज मुझे नहीं पता थी वो चीज मुझे पता चल जाए। लेकिन कई बार ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अकेले पढ़ना ही पसंद करते हैं, वो एक अलग चीज हो जाती है ना। टीचर का ज्ञान या अपनी स्ट्रेंथ या अपनी स्ट्रेटजी? देखो अपनी स्ट्रेटेजी भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन टीचर का जो ज्ञान होता है वो लेना जरूरी होता है विद्यार्थी को, दो है ना? में से कोई अगर आपको एक सेलेक्ट करना पड़े तो नहीं, किस पे जाओगे? वो स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट क्या करना चाह रहा है। अगर कोई स्टूडेंट रवि जी को देखते हुए फॉलो कर रहा है तो वो टीचर की स्ट्रेटजी पे चला है, खुद की अपनी स्ट्रेटजी बना ले? देखो कई बार क्या होता है कि कई टीचर तो सही स्ट्रेटेजी बताते हैं, और कई बार टीचर क्या होते हैं ऐसे ही बताते हैं कि यार नहीं ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो। तो विद्यार्थी अगर खुद की भी बनाएगा स्ट्रेटेजी तो बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि उसको पता है कि उसके 24 घंटे कैसे निकल रहे हैं। एक टीचर को थोड़ी पता होता है कि वो 24 घंटे में बच्चा क्या कर रहा है। तो बच्चा खुद की स्ट्रेटेजी बनाएगा ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। पढ़ाई वो चाहे टीचर से कर सकता है, लेकिन स्ट्रेटेजी तो उसी के काम में आएगी उसके, क्योंकि 24 घंटे में वो घर पे क्या कर रहा है हमारे को थोड़ी पता है घर पे क्या कर रहा है। कल्पना चावला या एपीजे अब्दुल कलाम? ये बड़ा खतरनाक सवाल हो जाएगा मेरे लिए, इसका उत्तर नहीं लो तो ज्यादा बढ़िया है ना? नहीं नहीं, फिर भी पर्सनल व्यू आप दे ही सकते हैं, दोनों में से कौन आपको ज्यादा मोटिवेट करता है? देखो मुझे मैं तो क्या ऑप्शन एपीजे अब्दुल कलाम और कल्पना चावला? मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ज्यादा फेवर करता हूं, क्योंकि उनका जो लिविंग लेवल था वो देखा है मैंने। मतलब अब कल्पना चावला के बारे में तो मैंने इतना नहीं पढ़ा है, लेकिन जब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति भी वह बने, ठीक है ना, कई सारी चीजें उन्होंने देखी है और कई उनके समय कई सारे प्रशिक्षण हुए, तो उनका जो लिविंग लेवल मैंने टीवी पे देखा। मैंने कभी मिलने तो अपन मिले तो है नहीं उनसे, लेकिन उनकी जो बच्चों से लगाव था, स्टडी से लगाव था, उसको लेकर मैं उनसे ज्यादा प्रभावित हूँ। जॉब या बिजनेस? मेरे लिए पहली चीज तो जॉब है। अगर कोई विद्यार्थी बिल्कुल ही ऐसा है कि नहीं मुझे जॉब ही करनी है, तो पहले उसके लिए जॉब प्रायोरिटी है। ऑप्शन प्लान बी वाली बात आ गई यहाँ पर। आप अपना प्लान ए सक्सेस करो, जब प्लान ए सक्सेस नहीं होता है तो प्लान बी साथ में लेकर चलो, ताकि आपको उसका हल्का फुल्का आइडिया रहे कि मैं प्लान बी में ऐसे करूंगा। आप हाथों हाथ अपना प्लान बी बनाओगे तो हो सकता है वो अनसक्सेसफुल हो जाए। ये वाली चीज है। बहुत अच्छा लगा रवि भाई आपका समय लेकर, बहुत काफ़ी हमने कुछ जाना कुछ सीखा। तो जिंदगी में हार तब नहीं होती जब आप ठान लेते हैं, जिंदगी में हार तब होती है जब आप अपने हाथ पैर चलाना कुछ करना छोड़ देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।